नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं आज संसद के अंदर जो कुछ भी हुआ। आप सोचिए कि लोकसभा में स्पीकर ने यहाँ तक कहा, मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, जगदम्बिका पाल जी से मिला हूँ कई बार। जगदम्बिका पाल जी ने स्पीकर की चेयर पर बैठकर कहा कि 2.5 लाख रुपए पर मिनट का खर्चा संसद का आता है। 2.5 लाख पर मिनट मल्टीप्लाइड बाई 60 अगर आप कर लेंगे तो आप ये मान के चलें कि 2-2.5 करोड़ रुपया या 1.5 करोड़ रुपया खर्च होता है 1 घंटे की प्रोसीडिंग का। और पूरे दिन में 6 घंटे 7 घंटे की संसद की प्रोसीडिंग होती है तो 10 से 12 करोड़ रुपया खर्च होता है। आप सोचिए कि रोज लोकसभा में 10 से 12 करोड़ रुपया खर्च होता है, इसलिए क्योंकि वहाँ चर्चाएं हो सकें, इसलिए क्योंकि देश के लिए कानून बनाए जा सकें, इसलिए क्योंकि देश की समस्याओं को सुना जा सके, इसलिए कि देश को दिशा दिखाई जा सके। सब लोग मिलकर जो प्रतिनिधि आए, हमारे प्रतिनिधि का मतलब ये होता है कि मैंने चुनकर जिसको भेजा वो मेरी बात कहेगा, वो अपने क्षेत्र की बात करेगा, वो देश की बात करेगा, अपने प्रदेश की बात करेगा, अपने जिले की बात करेगा, देश की संस्कृति की बात करेगा। ये बात संसद के पटल पर जाती है तो राज्यसभा की प्रोसीडिंग चल रही है। मैं देख रहा था कई लोग अपनी अपनी बात कह रहे हैं। किसी ने कहा कि हॉर्न जो है वो थोड़े कम कर देने चाहिए, हॉर्न्स की के लिए कानून बनाना चाहिए, ये जो लाउड स्पीकर हैं इस पर कानून बनाना चाहिए, ध्वनि प्रदूषण करते हैं, कारों के हॉर्न भी ध्वनि प्रदूषण करते हैं, बाइकों में लोग, मतलब इस तरह की चर्चाएं होनी चाहिए जो देश की रियल समस्याएं हैं। मैं समझता हूं कि उससे भटककर कांग्रेस ने जो आज किया, और उसके पीछे का मैं रहस्य बताऊंगा आखिर क्या सोच रहे थे वो। आप सोचिए कि कांग्रेस ने ओम बिरला साहब के खिलाफ या विपक्ष ने ओम बिरला साहब के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया था, यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन। किसके खिलाफ? लोकसभा के स्पीकर के खिलाफ। अच्छा, मजी स्पीकर ने अपनी औपचारिकता में कहा, या स्पीकर की नैतिकता देखिए कि स्पीकर ने कहा कि देखो साहब, हम जो है वो आप जो कर रहे हैं, हम अब ये जो आपका प्रस्ताव है इसको मैं स्वीकार करता हूं। उन्होंने खुद पटल पर बैठे हुए, चूंकि स्पीकर की जिम्मेदारी बनती, स्पीकर ने खुद उसको स्वीकार किया। स्पीकर ने स्वीकार करके कहा कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी चाहिए और मैं अब सदन की चेयर पर नहीं बैठूंगा, यानी कि मैं अध्यक्ष की चेयर पर नहीं बैठूंगा, सामान्य एमपी की तरह मैं नीचे बैठूंगा। ये उन्होंने नैतिकता के आधार पर बैठने से मना कर दिया। डिप्टी स्पीकर उस पर बैठे, जगदम्बिका पाल जी उन्हीं के लिए बैठे थे। ओम बिरला साहब के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव वो लाए थे। मैंने एक दूसरे चैनल पर पूरा उसको एक्सप्लेन किया अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है। और सरकार चाहती थी, सरकार भी चाहती होगी, क्योंकि संसदीय मंत्री के बगैर नहीं हो सकता। संसदीय मंत्री ने भी स्वीकार किया होगा, लोकसभा के स्पीकर ने स्वीकार किया होगा, तब उस पर चर्चा शुरू हुई होगी, तब स्वीकार किया गया होगा कि भाई इस पर चर्चा की जाए। अविश्वास प्रस्ताव पर अब चर्चा होनी। मजे की बात यह है कि जब नो कॉन्फिडेंस, स्पीकर के नो कॉन्फिडेंस मोशन पर चर्चा होगी तो सबकी कलई खुलेगी। जिसने जो कहा, सबकी सरकार बिल्कुल पूरी तरह से मुस्तैद होकर हाउस में पहुंचेगी कि आज धोया जाएगा, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू का विषय, मतलब माननीय राष्ट्रपति का विषय अभी ममता बनर्जी के सामने है, बेइज्जती का। हाउस के अंदर भी राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान कुछ लोगों ने उधम पीछे मचाया था, तो राष्ट्रपति का सम्मान भी उसमें आने वाला था। ममता बनर्जी भी धुलने वाली थी और ममता बनर्जी ही ये लेकर आई थी। ममता बनर्जी ही अविश्वास प्रस्ताव की सबसे पहले पुरोधा थी। उनको ही लगा था कि ओम बिरला साहब को हटा देना चाहिए, ओम बिरला को नहीं रहना चाहिए। ऐसी सभी परिस्थितियों में आज संसद में चर्चा होनी थी। अच्छा, मजे की बात यह है कि स्पीकर जब बैठे, डिप्टी स्पीकर बैठे, तो डिप्टी स्पीकर ने पहले तो भारत मैच जीत गया है उसकी भाई बधाइयाँ हुई, तालियां उलियां हुई। फिर उन्होंने कहा कि भाई सदन में चालू करते हैं, आज ये बिल है और ये प्रस्ताव रखा गया है, आप अपने प्रस्ताव को रखिए। मतलब उनसे कहा, विपक्ष से कहा कि अपने प्रस्ताव को रखिए ओम बिरला जी के लिए, क्योंकि आज की तारीख फिक्स की गई थी। अब ओम बिरला जी के खिलाफ वो प्रस्ताव रखते, उस पर चर्चा हुई और सरकार कह रही है कि सरकार एग्री है, स्पीकर कह रहा है हम एग्री हैं, डिप्टी स्पीकर कह रहा है भाई तुम्हारे प्रस्ताव पर चर्चा होगी, हमारा कोई एजेंडा आज का नहीं है, हाँ आपका ही एजेंडा है, आपने ही रखा है। लेकिन उस एजेंडे में सब नंगे होने वाले थे, सब फंसने वाले थे। चूंकि उस एजेंडे में सभी फंसने वाले थे, सब नंगे होने वाले थे, इसलिए वो अब दूसरा विषय लेकर आ गए। आप याद करो, मुझे याद आता है ठीक 100 साल पहले, 105 साल पहले, खिलाफत, खलीफा,
टर्की पर कब्जा कर लिया अंग्रेजों ने और यूरोप मतलब आ गया था खाड़ी में। खाड़ी के ज्यादातर देशों पर यूरोप का कब्जा था। टर्की में खलीफा बैठता था मुसलमानों का, जैसा बिल्कुल ईरान का ये अयातुल्ला खुमैनी था। टर्की के खलीफा को रिकॉग्नाइज करने से अंग्रेजों ने मना कर दिया था। बिल्कुल वैसे ही जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने अभी कहा कि ये जो खुमैनी है या जो उनका सर्वोच्च नेता है वो नहीं चुनेंगे, मेरी कंसेंट के बगैर वहां सर्वोच्च नेता नहीं चुना जाएगा, क्योंकि अब ईरान पर हमारा कब्जा होने जा रहा है और उनको अनकंडीशनल सरेंडर करना पड़ेगा। बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल इन्हीं परिस्थितियों में उस समय, मतलब मैं समझता हूं अमेरिका इस समय उपनिवेशवाद पर आगे बढ़ चुका है। वेनेजुएला के मामले में या फिर मैक्सिको के मामले में या ग्रीनलैंड या वो कनाडा, उनके सामने नतमस्तक हो गया, सब जगह वो अब बढ़ चुका है कि वो अब संसार को अपने लिए इस्तेमाल करेगा, उपनिवेश बनाएगा। उपनिवेश में केवल यूएनओ की उन कंडीशनों को मानेगा कि उसको खुद नहीं बैठना, अपना प्रॉक्सी बिठाकर अपने हित साधेगा और राष्ट्रपति बनाएगा। जैसे इराक पर बैठाया हुआ वैसे ईरान में भी कराएगा, वेनेजुएला में जैसे बैठाया हुआ वैसे वह करवाएगा और उनके माध्यम से वो शासन करेगा। भारत में अंग्रेजों ने शासन किया था तो उन्होंने भी 100 वर्षों तक हमारे ही राजा को बिठाकर रखा। 1757 में यह तय हो गया था कि अंग्रेज हिंदुस्तान पर राज्य करेगा। 1757 से लेकर 1857 तक 100 वर्षों तक हमारा बादशाह बैठा होता था। दिल्ली में कमान होती थी। दिल्ली का जो ये बादशाह बैठा होता था ये ही डील करता था, ये बादशाह ही सब कुछ करता था, लेकिन काम उनका था। और इसकी सत्ता चांदनी चौक से लाल किले तक थी, पहले महरौली तक थी, बाद लाल किले तक हो गई थी। 1857 तक मुगल बादशाह बैठा था, वो फरमान जारी करता था, अंग्रेज कब्जा करता था। इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप ने अब सत्ता परिवर्तन करना शुरू कर दिया है। काम सारा डोनाल्ड ट्रंप का यानी कि अमेरिका का, लेकिन आदमी तुम्हारा बैठेगा, फरमान तुम्हारा आदमी जारी करेगा, तुम्हारा राष्ट्रपति होगा, तुम्हारा प्रधानमंत्री होगा। वो इस समय चला रहे हैं। खैर वो उनकी नीति है, पूरे विश्व को इससे खतरा है, सारा विश्व इस पर बात कर रहा है। अभी रशिया ने ये कहा कि भाई P5 को बिठाना चाहिए, इनके परमानेंट 5 मेंबर्स से बात करनी चाहिए कि ये तो सब क्या हो रहा है, दूसरे देशों पर कब्जा हो रहा है। हालांकि रशिया भी यूक्रेन में वही कर रहा था, इसलिए कौन किसके लिए कहेगा वो अलग बात है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि भारत में क्यों इस पर समस्या है। भाई इजराइल पर हमास ने हमला किया, हमास पर दोबारा रिटेलिएशन हुआ, क्योंकि अब सुरक्षा, प्राइवेट डिफेंस सबका मूल अधिकार है। हमास के साथ खड़ा हो गया लेबनान का वो, और हिजबुल्लाह के साथ ईरान खड़ा हो गया। तो ये तो जाहिर सी बात है कि अब जो साथ में था उन सबके ऊपर हमला इजराइल करेगा। और अमेरिका उपनिवेशवाद के चक्कर में है, इजराइल प्रॉक्सी है उनका, जो कुछ भी हो रहा है। लेकिन भारत के तो इजराइल से भी संबंध है, ईरान से भी संबंध है। अब आप सोचो कि भारत में उनका जो सर्वोच्च नेता है ईरान का, मैं उसी विषय पर आता हूं, क्योंकि उस समय खलीफा को मानने से मना कर दिया था। तो खलीफा को मानने से मना किया था तो भारत में कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन छेड़ा था। भारत में कांग्रेस ने, गुलाम देश के लोगों ने खलीफा को इस्टेब्लिश करने के लिए कि अंग्रेज ने उनके खलीफा को मानने से क्यों मना कर दिया, उसके लिए खिलाफत आंदोलन 1920 में छेड़ा गया था। 1920 के खिलाफत आंदोलन का परिणाम यह निकला था कि मुसलमानों ने हत्याएं करनी शुरू कर दी थी, नरसंहार करना शुरू कर दिया था, जबकि गांधी जी तो अपने आप को अहिंसावादी कहते थे। लेकिन मुसलमान तो अहिंसावादी नहीं। आप मुसलमान का नेतृत्व करेंगे, आप मुसलमान के लिए काम करेंगे, वो तो हिंसा करेगा। उसके स्वभाव में हिंसा है, उसके चरित्र में हिंसा है, उसके ग्रंथों में हिंसा है, उसके इस्टेब्लिशमेंट में हिंसा है। मुसलमान तो हिंसा करेगा। अब सवाल यह है कि उस समय गांधी जी को भी खिलाफत आंदोलन खत्म करके असहयोग में कन्वर्ट करना पड़ा। चौरी चौरा और मोपला और ये सब हो गया था। क्या आज भी कांग्रेस को वो बात समझ नहीं आ रही कि आपने खिलाफत के लिए उस समय, आजादी के समय पर जब हमारे लोग लड़ रहे थे, आपने खलीफा को एस्टेब्लिश करने के लिए भारत में आंदोलन किया था, और आज आप संसद में आंदोलन कर रहे हैं अयातुल्ला खुमैनी को एस्टेब्लिश करने के लिए। आप इसलिए आंदोलन कर रहे हैं कि ईरान के सर्वोच्च नेता को क्यों मार दिया गया। आप इसलिए संसद नहीं चलने दे रहे हैं भारत की, जो भारत के हितों पर काम करती है, कि वहां ईरान पर, मिडिल ईस्ट पर बात करिए। आज सब
तरफ यही हंगामा करती रही कांग्रेस कि भाई, और विपक्षी कि मिडिल ईस्ट पर चर्चा करिए। मैं संजय सिंह बड़ी तेजी से बुला रहे थे, साहब 50 लाख लोग हैं, पता नहीं क्या, बड़ी तेज आवाज आ रही थी। और अध्यक्ष जी कह रहे थे कि भाई एजेंडा तय है, ओम बिरला के या स्पीकर के महाभियोग की बात होनी है या फिर उनके उसकी बात होनी है, नो कॉन्फिडेंस की। सदन का कॉन्फिडेंस नहीं, आपका एजेंडा है, आपके एजेंडे पर हम चर्चा करना चाहते हैं। अच्छा, जबकि मिडिल ईस्ट के विषय में विदेश मंत्री ने साफ तौर से कहा, उन्होंने कहा देखो भाई, ईरान के किसी भी मंत्री से इस समय संपर्क नहीं हो सकता, ईरान से संपर्क नहीं हो पा रहा है। फिर भी हमने गुजारिश की, हम शांति पर विश्वास करते हैं। हमने इजराइल, प्रधानमंत्री ने इजराइल से बात करी जिनसे वो कर सकते थे, अगल बगल के सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों से, राजाओं से, सुल्तानों से, जो भी बैठा उनसे सबसे बात करी कि भारत के लोगों को सुरक्षित निकलने दिया जाए। इसके लिए भारत जो है वो स्पेशल फ्लाइट भी चला रहा है कि भाई हमारे लोग वापस आ जाएं, बाकी वो जो हो रहा है वो हो रहा है। अब कांग्रेस इसके अलावा क्या चाहती है? क्या भारत ईरान के साथ खड़ा होकर अमेरिका से युद्ध कर ले? ये उनका मंशा है कि खलीफा को एस्टेब्लिश करिए, अयातुल्ला को एस्टेब्लिश करें, देश में आंदोलन करेंगे जैसा उन्होंने 1919-20 में किया था। मैं तो सोच ही नहीं पा रहा हूं कि इतनी शर्मनाक स्थिति कि आप अपना बिल लेकर आए, आप नो कॉन्फिडेंस लेकर आए और अब आप ही कह रहे हो कि नहीं साहब ये मानेंगे नहीं, हम नहीं साहब, ये जो है वो मिडिल ईस्ट पर चर्चा करिए, ईरान की चर्चा करिए, ईरान का साथ दीजिए। ईरान का शिप डुबो दिया गया। आज ये बात विदेश मंत्री ने कहा कि भाई ईरान के रिक्वेस्ट पर हमने उनका जो युद्धपोत था उसको हमने शरण दी कोच्चि में। उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया, हमारे बॉर्डर के अंदर था, हमने उसको शरण दी, हम उसके लिए जिम्मेदार हैं। वो कह रहे नहीं, देना की, आइरिस देना की बात करिए। देना जो श्रीलंका के क्षेत्र में डुबो दिया अमेरिका ने, वो भारत से वापस जा रहा था। अरे भाई, विश्व के 70 देशों के ये लोग जा रहे थे, क्या सबकी चिंता करी जाए? क्या सब भारत की जिम्मेदारी? भारत सुपर पावर हो गया है। ये तो सुपर पावर भारत को समझने लगे हैं मोदी जी के नेतृत्व में, इससे अच्छा क्या सोच सकते हैं? मतलब उनको एहसास हो गया भारत सुपर पावर हो गया है, कहीं भी विश्व में घटना होती है तो भारत को इंटरवीन कर सकता है, भारत को इंटरवीन करना चाहिए। लेकिन आपने 1947 के बाद भारत को ऐसा बनाया क्या? सिंगापुर बन गया, चाइना उसी समय हमारे बाद कम्युनिस्टों ने कब्जा किया, वो बन गया। कितने देश संसार के अपने बाद में बने और वो कहाँ पहुंच गए? आप करप्शन में ही डूबे रहे। आप हिंदू मुसलमान कैसे लड़े, मुसलमानों को भारत में संरक्षण कैसे मिले, मुसलमान भारत का बेटा कैसे बने, मुसलमान पाकिस्तान बनने के बावजूद भारत में कैसे उसको चॉइस दिया जाए, इसमें लगे रहे। फिर आप अपनी अय्याशियों में लगे रहे। अब जब पिछले 10-12 साल से काम हो रहा है तो आपको ये एहसास हो रहा है कि भारत सुपर पावर हो चुका है। वो श्रीलंका के सी में भी या इंटरनेशनल वाटर एरिया में भी भारत की जिम्मेदारी बनती है, हिंद महासागर पूरा भारत का हो गया है। आप ईरान के लिए, ईरान के अयातुल्ला ईरान में महिलाएं खुशियां मना रही हैं, ईरान की महिलाएं वहां आह्वान कर रही हैं कि भैया हमारी स्वतंत्रता का मामला है। मैं किसी देश के दूसरे देश पर कब्जे के पक्ष में नहीं हूं, कभी नहीं हूं, लेकिन उस देश के अंदर जो गलत हो रहा है उसका तो पूरे विश्व ने देखा। अब जो अमेरिका और उनका था, कुल मिलाकर वहां के लोगों को आजादी तो मिल रही है। मैं उस पर भी हटा देता हूं कि भैया वो स्वतंत्र राष्ट्र बनेगा बाद भविष्य में, लेकिन अयातुल्ला के कामों को तो रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता, उनके इस्लामिक शासन को तो रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, उनके अत्याचारों को तो रिकॉग्नाइज कोई नहीं कर सकता। लेकिन आप यहां खलीफा को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, आप उनके सर्वोच्च नेता को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। भारत सरकार उनसे लड़े, मतलब ईरान के साथ में जाकर लड़े और अमेरिका के खिलाफ खड़ी हो जाए। अरे भाई, आज की भारत की सरकार का मुख्य एजेंडा है भारत प्रथम, राष्ट्र प्रथम। कैसे लड़ेंगे, क्यों लड़ेंगे? ये सब बातें मुझे लगता है कांग्रेस ने आज और विपक्ष ने जो आज किया है संसद में, इससे शर्मसार, इससे ज्यादा बुरा 1920 में जो किया गया था, जिसको पूरे देश ने उस समय आलोचना करी थी। नेहरू जी के पिताजी ने आलोचना की थी। नेहरू जी के पिताजी जिन्होंने अलग एक स्वतंत्र पार्टी बना ली थी। क्यों बना ली थी? गांधी जी के खिलाफत आंदोलन से वापस आने पर गांधी को समझ आ गया था कि मुसलमान मानेगा नहीं, असहयोग में कन्वर्ट कर लिया था। तो ऐसी परिस्थिति में जब 1923 का चुनाव आया तो आप समझिए मोतीलाल नेहरू ने पार्टी बनाई थी। किस बात पे पार्टी बनाई थी? कि खिलाफत को आपने आंदोलन क्यों वापस ले लिया? गांधी को समझ आया मुसलमान कैसा है, लेकिन नेहरू जी के पिताजी को समझ आया कि मुसलमान का साथ क्यों नहीं दोगे, वहां खलीफा इस्टेब्लिश क्यों नहीं करोगे टर्की में।
आज बिल्कुल वैसे ही ये लोग यहाँ पर मतलब 100 वर्ष बाद इतनी शर्मसार स्थिति में मिडिल ईस्ट की चर्चा करिए, मिडिल ईस्ट में क्या चल रहा है उस पर, जबकि विदेश मंत्री ने पूरा स्टेटमेंट दिया, पूरी स्थिति बताई और भारत का रुख बताया, नेपाल को लेकर रुख बताया, बांग्लादेश को लेकर रुख बताया, मिडिल ईस्ट को लेकर रुख बताया। हम शांति के जनक हैं, हम शांति के पक्ष में हैं, हम डायलॉग में विश्वास करते हैं, हम लड़ाई में विश्वास नहीं करते, हम किसी का भी सपोर्ट नहीं कर सकते लड़ाई के लिए। ये सब कुछ बातें विदेश मंत्री ने कही जो ऑथेंटिकेटेड व्यक्ति है, जिसको करना चाहिए। लेकिन साहब पहले 12 बजे तक सदन स्थगित करना पड़ा, दोबारा बैठा तो 3 बजे तक करना पड़ा, फिर तिवारा में कल सुबह 11 बजे तक करना पड़ा। आप सोचिए कि ये जो आपका और हमारा पैसा है, जो 2.5 लाख रुपए प्रोसीडिंग में 10 करोड़ से 12 करोड़ रुपया रोज खर्च होता है, इसकी भरपाई कौन करेगा? इनकी सैलरियों से करनी चाहिए, इनकी प्रॉपर्टियों से करनी चाहिए। इनके बाप की संसद है क्या कि आप कभी भी रोक देंगे? इनके बाप का वो है कि मिडिल ईस्ट में जाकर आप सुरक्षा, आप मिडिल ईस्ट पर चर्चा करिए और मिडिल ईस्ट पर जाकर युद्ध करिए। शर्म नहीं आती इन लोगों को, शर्मसार होना चाहिए, इनको शर्म करनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।